हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। आपको जैसे पता है कि आपका जेटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आपको ध्यान में होगा कि आपका हाई कोर्ट के द्वारा भी बहुत बार इस चीज़ के ऊपर में संज्ञान लिया जा चुका है। तो हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा इस प्लेटफॉर्म में कोशिश ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग आपका जो जेटेट वाला जो सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसको जितना जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने का। साथ साथ में हम लोग टेस्ट वेस्ट लेते चलेंगे। उसमें जितना भी आपका सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जेटेट का जो भी लिमिटेड हमारे पास में कंटेंट अवेलेबल है, जो क्वेश्चन अवेलेबल है, कोशिश करेंगे वो सब भी हम लोग साथ साथ में डील करने का। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों का ये जो बैच है ये 17 तारीख से, मतलब आज के दिन से हम लोगों का एक प्रकार से ऑफिशियली ये स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले भी हम लोग कुछ क्लासेस लिए हैं, पर हम लोगों का आज के दिन से हम लोग का बढ़िया से क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अब आपका पूरा जो क्लासेस है वो रेगुलर तरीके से चलेगा। आपको कोशिश ये करना है कि जितना जल्दी से जल्दी, अगर आपको ठीक ठाक लगता है क्लासेस, तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको ज्वाइन कर ले। आज के क्लासेस में हम लोग आपका जो पेडागोजी वाला जो चीज़ है, जैसे आपको पता हो कि हमारा जो टोटल 30 मार्क्स का जो है आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, चाहे आप 1 to 5 के लिए कर रहे हो या तो आप 6 to 8 के लिए कर रहे हो, उन दोनों में आपका आपको मिलता है पेडागोजी वाला सेक्शन, जिससे आपको 30 नंबर आपको मिलने वाला है। वो 30 नंबर का भी हम लोग पहले क्लासेस ले चुके हैं, जिसका पहला क्लास हो चुका है। आज का जो यहाँ से अब आज का जो अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा करने वाले हैं सोशल साइंस वाला। जैसे आपको पता होगा, है ना, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो, या तो अगर आप मैथ्स या साइंस से हैं तो आपका 60 नंबर, या तो आपका अगर आप क्या बोलते हैं आर्ट्स से हैं तो आपका सोशल साइंस से 60 नंबर। ये आपका 60 नंबर आपका सोशल साइंस आपको देने वाला है। और अगर आपका सोशल साइंस अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सोशल साइंस वाला जो ये जो सेगमेंट है, ये जो 60 नंबर है, ये हम लोगों का एग्जाम जो है वो या तो क्वालिफाई करवाएगा या तो नहीं करवाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना। हम लोग को पता है कि भाई ये जो एग्जाम है ये एक बार हो जाएगा, उसके बाद दोबारा पता नहीं कब होगा। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास में है, इसको जितना ज्यादा हम लोग कोशिश करना है कि ज्यादा ग्रैब कर लें। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो सकता है इसका खत्म करें जो भी हमारे पास में सिलेबस है। ठीक है, एक बार आपको ये ध्यान रखना है, सोशल साइंस का थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्लासेस था उसमें हम लोग पूरा सिलेबस भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपको वहां से अगर सिलेबस में कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पिछला क्लासेस देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग का जो सोशल साइंस है उसमें मेनली आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो एक तो आपका हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है, एक आपको पढ़ना है आपका ज्योग्राफी, और एक आपको पढ़ना है आपका सिविक्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो हम लोग को पढ़नी है। ये 3 चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ में हम लोग को सोशल साइंस का पेडागोजी भी पढ़ना है कि आखिर ये जो सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस आखिर कैसे पढ़ाया जाए। तो ये सोशल साइंस का जो पेडागोजी है उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको देखते हैं कि भाई आखिर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम लोग आखिर क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है, हिस्ट्री में जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आप लोग हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपका जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में जो पढ़ते हैं। ठीक है, एक जो ह्यूमन है उसके अंदर में कैसे कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे कबीलों से रह बाहर निकल के वो कैसे ग्रुप बनाना सीखा, कैसे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आना सीखा, सोशियोलॉजी थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें हम लोग को देखना है। तो ये आपका पूरा एंशिएंट वाला पोर्शन है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मेडिएवल वाला जो पीरियड आपको मिलता है ना, कि भाई मेडिएवल वाला पीरियड जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में चाहे वो क्या बोलते, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो तुगलक हो, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है। और लास्ट में आपको पढ़ना है कि भाई कैसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे आपका क्या बोलते हैं ब्रिटेन का शासन भारत में आया, भारत ने कैसे इनसे क्या बोलते हैं इनको भगाने के लिए कौन कौन सा स्ट्रगल किया, कौन कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो पूरा स्ट्रगल के बारे में हल्का फुल्का हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद में एक आपको लास्ट में मिलता है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये भी आपका हिस्ट्री वाला मेनली हम लोग को ये पूरा आपका हड़प्पा से लेके आपका पूरा अभी तक का जो पोर्शन है वो हम लोग को पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो जनरली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है कि भाई ज्योग्राफी आखिर होता क्या है, इसको हम लोग साइंस में मानते हैं, आर्ट्स में मानते हैं। ज्योग्राफी में कौन कौन सा कंटेंट है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो आपका जितने प्लैनेट्स हो उनके बारे में हो, चाहे वो वाटर बॉडीज के बारे में हो, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है। चाहे वो एयर है, चाहे वाटर है, आपका जो इन्वायरमेंट है आसपास का, जो हम लोग का ग्लोब है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। ठीक है, हमारा जो आपका क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमारा जो
सेटलमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। रिसोर्सेज आपको पता है, एक तो हम लोग देखते हैं दो प्रकार का रिसोर्सेज, प्राकृतिक और एक है आपका अप्राकृतिक, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। उन सब चीज के बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा हम लोग को थोड़ा सा कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन। अब पॉलिटी का जो सेक्शन ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग को पॉलिटी में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी में हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। पॉलिटी हम लोग देखते हैं कि भाई गवर्नेंस कैसे होता है ना, कौन सा आपका गवर्नर क्या होता है, आपका राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, इनका कौन कौन सा पावर्स है, आपका सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लेजिस्लेचर, है ना, आपका जुडिशियरी, आपका एग्जीक्यूटिव, है ना। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे हम लोगों के पास में स्पेसिफाइड चीजें दी जा चुकी है कि भाई कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। जैसे आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना। लोकल गवर्नमेंट जैसे तो पहले तो है आपका डाइवर्सिटी हमारा देश में कि कितना डाइवर्सिफाई है हमारा देश, वो पढ़ना है ना। वो उसके अलावा आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट जो है वो कितने प्रकार के होता है, किस किस प्रकार का गवर्नमेंट होता है। आपका भारत में कैसा आपका डेमोक्रेसी है, कहां पे एनार्की वाला सिस्टम है, कहां पे आपका क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट शासन कहां पे है, वो सब चीज हम लोग को थोड़ा सा देखना है। उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट आखिर होती क्या है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे आपको मिलता है आपका पंचायत, या तो आपको मिलता है म्युनिसिपैलिटी। आपको पता है ना भी म्युनिसिपैलिटी वाला इलेक्शन भी चल रहा है झारखंड में। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी है, ये जो पंचायत है, इसका क्या काम होता है, ये कब बना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ में नहीं था, ये बाद में आया है। बनने के साथ में था लेकिन ये उस समय पे हमारा क्या था, डीपीएसपी में था, है ना, आर्टिकल 40 में था। इन सभी चीजों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो व्यक्ति है वो कैसे रहता है, मेकिंग अ लिविंग कैसे होता है। उसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र आखिर है क्या। उसके अलावा आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे वो बंटा होता है, मीडिया कैसे काम करता है, जो जेंडर है, जो लिंग है वो क्या होता है, ये सेक्स से कैसे डिफरेंस है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, भारत में जो आपका संसदीय शासन प्रणाली जो है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैसा है। उसके अलावा भारत का जो जुडिशरी है ना, जो न्यायपालिका है, वो कैसा है। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आपका सोशल जस्टिस, है ना, सामाजिक न्याय के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका भारत का संविधान। इसको हम लोग आज के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि भारत होता सिंपल सा ये है कि आपको ये ध्यान में हो कि 1939 में क्या हुआ है। तो 1939 में हुआ सिंपल सा ये है कि भाई विश्व जो है वो दो भागों में बंट चुका है ना, दो भागों में बंट चुका है। एक है आपका अलाइड पावर्स और एक है आपका एक्सिस पावर, है ना, जिसमें आपको पता है कि भाई जो आपका मित्र मुल्क है एक, है ना, और एक है आपका एक्सिस मुल्क। आपको ये ध्यान में होगा कि जो अलाइड पावर है इसमें मेनली कौन कौन सा है। तो आपको मिलता है, एक है यूएसए मिलता है, यूके मिलता है, फ्रांस मिलता है ना, फ्रांस मिलता है। ये जो देश है ये लोग क्या करते हैं, ये साथ में मिलके क्या करते हैं, ये साथ में मिलके लड़ते हैं। ये किससे लड़ते हैं, तो ये आपको पता होगा कि यहां पे क्या है, यहां पे था आपका जापान, है ना, यहां पे था आपका क्या, यहां पे था आपका जापान है, यहां पे आपका है जर्मनी है, यहां पे है आपका पोलैंड है ना। तो ये कुछ देश हैं जिनके बीच में युद्ध चलता है। जब ये युद्ध चलता है तो यहां पे एक देश है यूके, जो कि भारत के ऊपर में क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। जनरली ये होता है कि ये जो 1945 के बाद में ये युद्ध जो है वो 1945 तक चलता है ना। ये क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, ये क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ये जो विश्व युद्ध था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इतना भयावह युद्ध इससे पहले ह्यूमन इंसानों ने कभी नहीं देखा था। अब इसमें होता है कि इसमें ये जो दोनों प्रकार के ये जो देश हैं, चाहे वो एक्सिस पावर हो चाहे वो अलाइड पावर हो, दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जब नुकसान ये यहाँ पे होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो यूके है ये इकोनॉमिकली, ये क्या होता है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और इनको क्या था, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए क्या चाहिए था, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए चाहिए थे लोग, है ना, कि भाई कोई तो होगा ना जो लड़ेगा। अब लोग कहां से मिलेंगे, इनको लड़ने के लिए लोग कहां से मिलेंगे। आपको पता है कि उस समय पे जो यूके है उसकी पॉपुलेशन और ज्यादा कम थी, अभी जितना पॉपुलेशन उससे और ज्यादा कम थी यूके की पॉपुलेशन। तो ये लोग कहां से मिलेंगे, तो इनको आवश्यकता किसकी पड़ी, इनको आवश्यकता पड़ी भारत की।
ठीक है, इनको आवश्यकता पड़ी भारत की। अब भारत को बोला गया कि भाई भारत आप मदद करो, किसका? आप मदद करो अंग्रेजों का, या फिर जो आपका अलाइड पावर है उसका आप मदद करो, मित्र मुल्कों का आप मदद करो। भारत में आपको पता है उस समय पे मुस्लिम लीग था एक इंपॉर्टेंट पार्टी, और एक इंपॉर्टेंट पार्टी था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये दो पार्टी आपको मिलता है, एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मिलता है आपको मुस्लिम लीग। इन दोनों के द्वारा सिंपल से ये बोला गया कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि भाई आप क्या करिए, आप हमको सबसे पहले इंडिपेंडेंस दीजिए, आप हमको आजादी दीजिए, और आजादी जब आप हमको दीजिएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम आपकी मदद करेंगे। अब अंग्रेजों के साथ में ये दुविधा आ गया कि भाई इनको हमको देना पड़ेगा क्योंकि इनसे हमको मदद चाहिए। अब यहां पे जब ये वाला सिचुएशन आ गया तो ये क्या करते हैं, जो अंग्रेज हैं, जो आपके यूके वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं ठीक है हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। अब इंडिपेंडेंस जब यहां पे देने का बात आता है तो यहां पे बात आता है कि ठीक है आजाद तो दे कर देंगे हम आपको, लेकिन आपके यहां पे शासन कौन करेगा। अब ये जो शासन करने के लिए आता है, बात सिंपल से यहां पे होता है कि यहां पे जो शासन होगा, यहां पे जो गवर्नेंस होगा, वो गवर्नेंस आखिर करेगा कौन। तो इसके लिए होता है ये कि यहां पे पहले क्रिप्स मिशन आता है ना, उसके बाद वेबल प्लान आता है, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपल से याद ध्यान में रखना है, यहां पे एक आता है 1946 में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कैबिनेट प्लान। कैबिनेट प्लान आता है, और इस कैबिनेट प्लान के थ्रू क्या होता है, इस कैबिनेट प्लान के थ्रू में आपको 1930-20 वाला टाइम है ना, 1930-31 वाला प्लान आपको टाइम ध्यान में होगा। इस समय पे क्या हो रहा है, इस समय पे मेनली ये हो रहा था कि आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहा था, इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, लेकिन आपका पॉलिटी में ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहा था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो रहा था कि भाई भारत में संविधान कैसे बनाया जाए, कौन कौन सा यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, शक्ति का विभाजन कैसे होगा, ये सब यहाँ पे बात किया जा रहा था कि भारत में। आपको बस उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ध्यान में रखना है कि एक था आपका कैबिनेट प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो कि 1946 में आया था, 1946 में आया था। और ये जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये सिंपल सा बात कर रहा था कि भारत में क्या होगा, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया जाएगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जब बात हुआ तो यहां पे आपका मुस्लिम लीग भी था, और यहां पे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों मिलकर साथ में बना रहे थे, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो संविधान सभा है वो किस आधार पे है, तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे वो हमारे पास में जो संविधान सभा है वो है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछे, ठीक है, यहां तक आपको नॉर्मल कहानी पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई भारत का संविधान आखिर बना कैसे है, ठीक है, वो सब चीज आपको ध्यान रखना है। पर मेनली जो भारत को आजादी मिला वो उसके पीछे कारण क्या था, तो उसके पीछे कारण सिंपल से ये था कि भारत में एक तो स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज्यादा चल भी रहा था, भारत की मदद भी चाहिए थी, है ना, और अंग्रेजों का हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका था, ठीक है। इन सभी कारण भारत को आजादी मिलता है, और भारत को आजादी को मिलने के साथ में आपका एक आता है कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये क्या करता है, ये सिंपल सा भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको यहां पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये बेसिक सा आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में होगा कि भारत में आखिर भारत का संविधान बना कैसे है, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा रखें कि हम लोगों के दिमाग में वो हमेशा याद रहे, ठीक है। यहां से कोशिश ऐसा करना है कि हम लोग जो भी क्लासेस में करें वो हमेशा आपके दिमाग में रहे, ऐसा ना हो कि आज क्लास किया फिर भूल गए। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो प्लान दिया था कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए, ये कौन बात किया था, तो ये बात किए थे आपके एम.एन. रॉय के द्वारा बात किया गया था, एक कम्युनिस्ट नेता थे, है ना। अगर इनके बारे में पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा कुछ है ना। ये क्या बोलते हैं, यूएसएसआर चले गए थे, यूएसएसआर में ये क्या बोलते हैं स्टालिन से मिले थे, उनसे इनका विवाद हो गया था, उसके बाद ये दोबारा भारत में आया था। तो ये बहुत इनका जो लाइफ है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव से भरा है। तो ये क्या किए हैं, सबसे पहले जो आइडिया दिए थे ये कौन दिया था, तो ये आपका एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि 1946 में 1946 में हम आपको बताएं क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और इसी 1946 के आधार पे क्या होता है, यहां पे आपका बनता है क्या, यहां पे आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली मतलब कि आखिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए कोई तो लोग चाहिए भाई। अब ऐसा नहीं तो मशीन तो बनाएंगे नहीं, तो हमको चाहिए लोग। तो ये लोग कैसे आएंगे, तो ये इन लोगों का एक ग्रुप बना, ठीक है, इन लोगों का ग्रुप बना। और इसी लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, इन लोगों के ग्रुप को आपका बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
इनको बोला जाता है सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली। अब ये आपको ध्यान में रखना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं मुस्लिम लीग और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों इन्वॉल्व, मतलब दोनों मिला हुआ था, क्योंकि ये कब बन रहा है, तो 1946 में बन रहा है। आपको ध्यान में रखना ये जब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब बन गया तो उसके बाद में इसका जो पहला मीटिंग था, आपको कुछ डेट्स याद रखने हैं, कुछ डेट्स कम से कम याद रखने हैं। वो डेट्स 2-3 है, ज्यादा मुश्किल वाले डेट्स नहीं है। जैसे एक तो है आपका, सबसे पहले कौन सा डेट है, तो आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो पहला मीटिंग हुआ था, पहली बार मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग में क्या हुआ था, तो इस मीटिंग में तय करना था कि भाई किसको, ये जो असेंबली है इसमें किसी को तो यहां का क्या बनाना पड़ेगा, किसी को तो इसका प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, है ना। ये जो प्रोसेस चलने वाला है, ये लोग जो बात विवाद करने वाले हैं, ये लोग जो काम करने वाले हैं, इनको देखने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्रेसिडेंट तय करने का बात हुआ। अब प्रेसिडेंट तय करने का बात हुआ तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट, तो उसके लिए इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब इलेक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्शन के लिए चाहिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे इलेक्शन को देखे। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे सबसे पहले तय किया गया कि आपका एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये क्या थे, ये सबसे ज्यादा वहां पे ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये सबसे ज्यादा इनका एज था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़े थे, सबसे ज्यादा ये बड़े थे। तो इनको बोला गया कि आप बैठिए और आपके देखरेख में हम क्या करेंगे, आपके देखरेख में हम चुनाव करवाएंगे। यहां पे फिर क्या होता है, यहां पे पहला बार जब बैठक होता है 9 दिसंबर को, तो इसको चेयर कौन करते हैं, इसको चेयर करते हैं आपका कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 11 दिसंबर को सिंपल सा यहां पे किसको चुन लिया जाता है, यहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है ना, यहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है। और वो प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो आपको पता है वो प्रेसिडेंट बनते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। इस मिशन प्लान के थ्रू क्या होता है, भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया मेनली शुरू होती है। इससे पहले बहुत सारा प्लान आ चुका है, लेकिन वो सब प्लान आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको कैबिनेट मिशन प्लान ध्यान में रखना है। 1946 में आया था। 1946 9 दिसंबर को पहला बार क्या होता है, ये जो संविधान सभा है इसका पहला बैठक होता है। इस पहली बैठक में क्या होता है, इस पहली बैठक में आपका एक अस्थायी प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसकी अध्यक्षता में क्या करवाना था, जिसकी अध्यक्षता में एक परमानेंट जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव करवाना है। तो वो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन चुने जाते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जाते हैं। कब, 9 दिसंबर को। उसके अलावा 11 दिसंबर क्या होता है, तो 11 दिसंबर को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रेसिडेंट है, जो कि आपके राजेंद्र प्रसाद, वो चुने जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, वहां के उस पूरे के आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है यहां पे कि आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये कि आखिर हमारा जो संविधान बनने वाला है ये कैसा होगा, इसमें हम कौन कौन से चीजों को जोड़ेंगे। इस चीज के लिए क्या होता है, इस चीज के लिए भारत का एक प्रस्तावना बनाने का बात किया जाता है। एक प्रस्तावना क्या होता है, एक प्रस्तावना सिंपल सा ये होता है कि आप मान के चलते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक नॉवेल खरीदने जाते हैं, है ना, जितने भी लोग किताब पढ़ते हैं वो नॉवेल खरीदने जाते हैं, और आप क्या करते हैं, नॉवेल में के अंदर में कितना कहानी है, पूरा का पूरा कहानी तो आप पढ़ नहीं सकते, ये नॉवेल कैसा है, किस चीज के ऊपर में बेस्ड है, ये सब चीज आप पूरे का कहानी तो पढ़ेगी नहीं वहां पे। तो आप क्या करते हैं, आप नॉवेल का लास्ट पेज उठाते हैं और उस लास्ट पेज में छोटा सा समरी दिया होता है कि भाई अंदर में आखिर है क्या। वही चीज क्या है, वही चीज है आपका प्रस्तावना, ठीक है, वही चीज है आपका रिजोल्यूशन। तो आपको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन आपका रिजोल्यूशन जो कहलाता है, जिसको हम लोग बाद में क्या बोले, जिसको हम लोग बाद में प्रीएम्बल बोले हैं। तो ये जो प्रीएम्बल है ये क्या होता है, ये पहली बार आपका किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये पेश किया जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये कुछ डेट आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है, जिसको पहले क्या बोला जा रहा था, पहले आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला जाता था, जा रहा था, जो कि बाद में क्या कहलाता है, बाद में आपका प्रीएम्बल कहलाता है। तो क्या, तो इसमें आपको कोई खास चीज आपको याद नहीं रखना है। इसमें कौन कौन सी चीजों को याद रखना है, सबसे पहले हम आपको बोले एमएन रॉय याद रखिएगा, 1934 में पहली बार संविधान का ये बात की है। उससे पहले हम आपको बात की है कि आपका 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस वर्ल्ड वॉर में ही ये तय हो गया था कि भारत को स्वतंत्रता हमको देना पड़ेगा।
और ये जो स्वतंत्रता देना पड़ेगा तो इसमें तय हो गया था सिंपल सा कि स्वतंत्रता देना पड़ेगा। और अब स्वतंत्रता के बाद में शासन कौन करेगा, इसके लिए यहाँ पे संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान बनाने के लिए बहुत सारे कमिटीज, बहुत सारे लोग पहले आ चुके थे, लेकिन जो बढ़िया जो काम किया था, जो मेन जो आपका जो सक्सेसफुल हुआ था वो कौन था, तो वो था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में क्या हुआ था, तो यहाँ पे संविधान सभा चुनी गई थी। ये संविधान सभा जो है वो 9 दिसंबर 1946 में पहली बार बैठी थी, पहला बार इनका बैठक हुआ था। और आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। इनकी अध्यक्षता में क्या होता है, इनकी अध्यक्षता में चुनाव होता है। और उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को कौन चुने जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद वहां पे राष्ट्रपति आपके मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति नहीं, उसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम प्रस्तावना का बात किए, प्रस्तावना किसके द्वारा आपका ये क्या बोलते हैं पेश किया जाता है, तो प्रस्तावना आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको यह ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा संविधान जो है वो किस प्रकार का होगा, कैसा उनका खाका क्या होगा, इस चीज को तैयार करने का काम किसको मिलता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलता है। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, BR अंबेडकर जी। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान है, इस संविधान से है, इसको बनने में कितना समय लगता है, तो इसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है। कब से कब तक, तो आपको ध्यान में होगा 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बीच में कितना समय लगा है, तो इसके बीच में टोटल यहाँ पे 2 साल 11 महीना और 18 दिन का यहाँ पे समय लगा है पूरा का पूरा संविधान बनने में। तो ये तो एटलीस्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा संविधान क्या था, यहाँ पे हमारा संविधान 26 नवंबर को हमारा बन चुका था, लेकिन इसको इसको अडॉप्ट कब किया जाता है, तो इसको अडॉप्ट किया जाता है आपका 26 जनवरी 1950 को, है ना, ये 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हुआ, इसको हम लोग मनाते हैं किससे, इसको हम लोग मनाते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को बन गया था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को हम लोग हमारा संविधान दिवस हम मनाने का काम करते हैं। अडॉप्ट किया गया था आपका 1946 में। ये आपका फोर्स में कब आया था, मतलब एक प्रकार से ये पूरा का पूरा एक तरीके से फोर्स में इनफोर्स कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने थे, 395 टोटल आर्टिकल है। टोटल 8 शेड्यूल, टोटल 8 प्रकार का अनुसूची जब हमारा संविधान बना था, तो टोटल 8 प्रकार का अनुसूची था। अभी अगर पूछा जाए कि टोटल अभी कितने अनुसूची हैं, तो अभी आप बोलिएगा टोटल 12 अनुसूचियां अभी जोड़ दी गई हैं। मतलब टोटल अभी कितना हो चुका है, अभी टोटल 12 प्रकार की अनुसूची, 12 प्रकार के शेड्यूल हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसमें कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आपको याद है सारा चीज, याद है सारा चीज, यहां तक आपको कोई खास दिक्कत नहीं है। एम एन रॉय पहली बार कब दिए हैं, एम एन रॉय 1940 आपका 34 में दिए हैं। उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 आपका राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा प्रियम्बल किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके अलावा हम लोग क्या क्या बात किए, तो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का बात किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, BR अंबेडकर जी हैं। कितना समय लगा है, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है। 9 दिसंबर 1946 से लेके आपका कब तक, 26 नवंबर 1949 तक। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान मेनली आपका फोर्स में आता है, काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो 395 आर्टिकल्स थे। टोटल 8 शेड्यूल पहले थे, अभी कितने शेड्यूल हो चुके हैं, तो आपके 12 शेड्यूल हो चुके हैं। 4 आपके शेड्यूल को बाद में क्या किया गया है, बाद में आपका ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सी कमेटी है ना, कौन कौन सी कमेटी है। इन कमेटियों से भी जनरली आपका कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हम लोग जितना इंपॉर्टेंट कमेटीज है उसको तो हम लोग देखेंगे। तो एक तो हम लोग देख चुके हैं, है ना, एक तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई यहाँ पे इसको हम लोग देख चुके हैं, है ना, इसको हम लोग देख चुके हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख चुके हैं, जो कि हमारा
प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति में आपको ध्यान में होगा बी आर अम्बेडकर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये इसका काम क्या था, इसका काम था कि पूरा का पूरा प्रारूप बनाना, कि खाका तैयार करना। आखिर जो हमारा घर बनता है तो उसके लिए उससे पहले हम क्या करते हैं, घर का मैप बनाते हैं। तो वो मैप बनाना के काम का काम किसको दिया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय संविधान समिति, ये जो केंद्रीय संविधान समिति है, ये केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये ध्यान रखना है ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम ये था कि भाई जो केंद्र में जो सरकार होगी, केंद्र में जो सरकार होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर जो केंद्र की जो सरकार होगी उसमें कितना पावर्स होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपका केंद्र का संविधान समिति जो है वो भी, ठीक है, और आपका केंद्र का शक्ति समिति है उसका भी। इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, इन दोनों के अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के हम समिति का बात किए हैं। एक है ड्राफ्टिंग समिति, एक है केंद्रीय आपका संविधान समिति, और केंद्रीय शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रांतीय समिति है ना, प्रांतीय समिति का भी आपको ध्यान रखना है। प्रांतीय समिति आपको पता होगा कि हम लोग लगभग 550 से ज्यादा हम देशी रियासत में हम बटे हुए थे। उनको जोड़ने का काम किसका था, उनको जोड़ने का काम दिया गया था वल्लभ भाई पटेल का, जिसके लिए क्या बोला जाता है, उनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा क्या गया था, इनके द्वारा जितने भी प्रांत थे, जितने भी क्या बोलते हैं, इनको जोड़ने का काम किया गया था, है ना। जितने भी आपके देसी प्रांत थे उनको जोड़ने का काम किया गया था। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन प्रांतों को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, है ना। जो स्टेट होंगे, उस समय पे स्टेट नहीं बोला जाता था, उस समय पे प्रोविंसेस बोले जाते थे। तो इन प्रोविंसेस को कौन कौन सी शक्तियां मिलेगी, इन प्रांतों को कौन कौन सी शक्तियां मिलेगी, इससे रिलेटेड जितने भी संविधान में चीजों को जोड़ना था, घटाना था, ये किसका काम था, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हमारा फंडामेंटल राइट है ना, हमारे पास में क्या, हमारे पास में फंडामेंटल राइट है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं उनके पास में कुछ अधिकार हैं, है ना, अल्पसंख्यक हैं उनका, और जो हमारे जो जनजाति लोग हैं उनका, इनके लिए भी क्या था, इनके लिए कुछ विशेष उपबंध करने थे, कुछ स्पेशल प्रोविंसेस करने थे, है ना। तो ये जो काम था ये किसको दिया गया था, ये भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिया गया था। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे जो पूरा जो समिति, मतलब पूरा जो संविधान सभा है ना, पूरा जो संविधान सभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। अब ये जो राजेंद्र प्रसाद है, यही क्या करेंगे, यही यहाँ पे जितना भी काम चल रहा है, इन सभी कामों को देखने का काम किसका है, राजेंद्र प्रसाद का है। अब यही जो राजेंद्र प्रसाद है, ये क्या है, इनको ये जो प्रक्रिया समिति है ना, कि भाई ये इसका आखिर प्रक्रिया क्या होगा, संविधान बनने का प्रक्रिया, या फिर जब मान के चलते हैं संविधान बन जाएगा उसके बाद कोई भी अगर संविधान में कुछ चेंज करना है, या फिर कुछ भी प्रक्रिया हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो संविधान सभा है या लोकसभा राज्यसभा में कौन कौन सा कैसा प्रक्रिया होगा, इन सभी का काम किसको दिया गया था, तो इन सभी का काम दिया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद को। तो ये ध्यान में रखना है, इनको रूल बनाने का काम दिया गया था कि किसका कौन सा रूल होगा। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ समिति है जो आपको ध्यान रखना है। हमको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। केंद्रीय जो समिति है, जिसमें हम आपको देखिए केंद्रीय संविधान समिति और केंद्रीय शक्ति समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों के अध्यक्ष आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। उसके प्रांतों से रिलेटेड जो है वो कौन है, तो प्रांतों से रिलेटेड आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही पास में क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही पास में आपका संविधान से रिलेटेड जो भी आपका क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड, जो कि माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है उससे रिलेटेड, और जो आपके ट्राइबल जो पीपल है, जो कि आदिवासी लोग हैं, उन लोगों के लिए आपका काम करने का, जो जनजाति लोग हैं उन लोगों के लिए काम करने का किसको दिया गया था, तो इनके लिए भी काम आपका बोला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जरा से ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा हम लोग प्रोसीड्यूरल समिति भी देख चुके हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको एकदम याद ही रखनी है। अब हम लोग सिंपल सा आते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है उसमें कौन कौन सी चीजों को कहां कहां से लिया गया है ना, कौन सी चीजों को कहां कहां से लिया गया है, इससे भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक हमको लगता है कोई खास आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार छोटा सा हम लोग रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। यहां देखिए हम लोग यहाँ पे बात क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग बात किए हैं एम एन रॉय का,
1946 का कैबिनेट मिशन प्लान का 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिंह सिन्हा जी, राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोग देखें। उसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पे प्रस्तावना को, प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोग देखें बी आर अंबेडकर, कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसको अडॉप्ट किया गया है कब? 26 नवंबर आपका 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया है। ये आपका फोर्स में कब आया है? तो आपको ध्यान में होगा 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसमें टोटल कितने आर्टिकल है? तो 300 आपके 95 आर्टिकल्स हैं। टोटल 8 शेड्यूल थे, जो कि अभी कितने हो चुके हैं? टोटल 12 प्रकार के शेड्यूल हो चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनुसूची। इसमें हम लोग देखें कुछ समितियों को देखें, कौन कौन किसी समिति को देखें, तो आपका ड्राफ्टिंग समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके मिलते हैं आपको बी आर अंबेडकर जी मिलते हैं। उसके अलावा आपको मिलते हैं यहाँ पे केंद्रीय जो संविधान समिति है और केंद्रीय आपकी शक्ति समिति है। कौन है इसके अध्यक्ष? तो आपको ध्यान में होगा जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखें? उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखें आपके प्रांतीय वाला, है ना। प्रांतीय समिति कौन है? जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हीं को आपका अल्पसंख्यक का मतलब इन्हीं को आपका मौलिक अधिकार का और इन्हीं को आपका जो जनजाति लोग हैं उन लोगों के अधिकारों के बारे में भी इनको आपका काम दिया गया है। उसके अलावा जो प्रक्रिया समिति है उसका काम किसको दिया गया है? तो आपका राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। उम्मीद है कि यहां तक कोई खास आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बाद में कुछ दिखेगा हमको तो हम उसका जवाब आपको देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आपका भारतीय संविधान का कहां से क्या क्या चीज लिया गया। तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो ऐसा नहीं है कि बना उसी समय से। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया 1919 में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये 1909 में आया था। उसके बाद 1919 में आया था और उसके बाद कब आया था? तो उसके बाद आपका आया था 1935 में, है ना। ये जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के संविधान से रिलेटेड, क्योंकि ये जो था इसमें क्या किया गया था? इसमें बहुत सारी चीजों को मतलब इससे बहुत सारी चीजों को क्या किया गया था? इससे बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया गया था। इससे बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया गया था। कहां पे? हमारा जो आज का जो संविधान है, हमारा जो प्रेजेंट संविधान है ना, हमारा जो करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास में है, इसमें बहुत सारी चीजों को कहां से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है ना। लगभग हम लोग देखते हैं 60% से ज्यादा चीजें यहीं से ली गई हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे देशों का हमारे पास में बहुत, देखिए एक तो होता है कि हम क्या करें, हम खुद से गलतियां करें और हम क्या करें, हम गलतियों से सीखें। हमारे पास में एक बहुत बड़े एक विचारक हुए हैं प्लेटो नाम के, है ना। और इनका सिंपल सा ये कहना था कि भाई वो बेवकूफ नहीं होता है जो कि दूसरों मतलब वो बेवकूफ होता है जो कि खुद की गलतियों से सीखता है। एक तरीके से अगर आपको समझदार बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो आपको यहां ध्यान रखना है भारत क्या किया? भारत उस समय पे संविधान बनने के समय में वो बहुत सारे आसपास में जितने भी संविधान से उन सभी का अध्ययन करता है और उन सभी में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कि भारत को लग रहा था कि हाँ ये भारत के लिए अच्छी हो सकती है, उन सभी चीजों को भारत के द्वारा क्या किया जाता है? तो एक्सेप्ट किया जाता है, भारत के संविधान में अडॉप्ट किया जाता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले आपको मिलता है भारत में, आपको पता है ब्रिटेन था, है ना। ब्रिटेन का शासन था और ये जो ब्रिटेन का शासन था यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे आपको मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय प्रारूप या फिर शासन का संसदीय रूप। ये क्या होता है? तो आपको ध्यान में हो कि भाई 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति चुना जाएगा और वो एक व्यक्ति जो होगा वो उन 10 लाख का क्या करेगा? वो वहां पे उन 10 लाखों का रिप्रेजेंटेशन करेगा और वो उनके बिहाफ में जाके वहां पे कानून बनाने का काम करेगा। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो ये सब क्या? ये एक प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपसे पूछे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया है, तो आप बताइएगा ये कहां से लिया गया? आपका ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में जैसे आपको मिलता है ना, भारत में क्या? भारत में आपको मिलता है एक है लोकसभा, है ना, और लोकसभा से ऊपर क्या है? लोकसभा से ऊपर है एक है राज्यसभा। राज्यसभा जैसा ही वहां पे कौन काम करता है? तो राज्यसभा जैसा ही वहां पे काम करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहां पे काम करता है, ठीक है। लोकसभा जैसा क्या काम करता है? तो लोकसभा जैसा वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स काम करता है। तो ये क्या? ये भले नाम भले चेंज है इसका, लेकिन एक प्रकार से पूरा जो संरचना है वो वहीं से लिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा है आपको मिलता है विधि का शासन और विधि का निर्माण, कि भाई जो भी कानून होगा,
जो भी चीज होगा उसको कैसे बनाया जाएगा। आपको पता है कि पहले लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में आएगा। अगर लोकसभा में आया है तो उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में आया तो वो क्या जाएगा, उसके बाद में लोकसभा में जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति उसके ऊपर में हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद में वो क्या बनेगा, वो कानून बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है कानून बनने की, या फिर अगर राज्य में है तो राज्य में सबसे पहले विधानसभा में जाएगा, विधानसभा के बाद में विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद में उसके ऊपर में राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद में वो क्या बनेगा, वो कानून बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है कानून बनने की, ये भी हम लोग कहां से लिए हैं, तो ये भी हम लोग लिए हैं एक प्रकार से आपका ब्रिटेन से ही। उसके अलावा विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब ये है कि ये पूरा जो देश है इसमें विधि से ऊपर कोई नहीं है। मतलब मेरा जो लॉ है, मेरा जो कानून है, उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो स्वयं राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी क्या होंगे, वो भी कानून के तहत ही होंगे, कानून के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका विधि का शासन का बात करता है। उसके अलावा आपका मंत्रिमंडल प्रणाली है ना, कि मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल का एक जो होगा, एक मेन व्यक्ति होगा, है ना, जो कि आपका हेड ऑफ मिनिस्टर्स इसको बोला जाएगा। ये कौन होगा, तो ये होगा आपका पीएम होगा। ये पीएम का क्या काम होगा, इस पीएम का काम होगा कि ये क्या करे, ये आपका प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट से सलाह लेके और ये क्या करे, ये बहुत सारे कामों को करे। तो ये क्या, ये मिनिस्ट्री जो है ना, कि अलग अलग प्रकार से पूरा देश, मतलब पूरे देश में जितना भी काम है वो क्या होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री में बटा होगा, और वो मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों को असाइन होगी कि भाई रोड बनाने का काम है तुम करोगे, पानी का काम है तुम करोगे, है ना। ऐसे अलग अलग कामों को अलग अलग लोगों में बांट देने का चीज भी हम कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए। उसके बाद आपको मिलता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ये सिंगल सिटीजनशिप क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, आपके पास में जो संविधान के द्वारा जो दिया गया है वो क्या, वो केवल है कि आप भारत के नागरिक हैं। हो सकता है आप झारखंड में रहते हो, हो सकता है बिहार में, उड़ीसा में, हो सकता है कहीं पे भी रहते हो, लेकिन आप क्या है, आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना। आपको नागरिकता केवल भारत की मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है भारत की नागरिकता। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूएसए में आप क्या करते हैं, आपका वहां पे आपको मिलता है डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप है वहां पे। डबल सिटीजनशिप मतलब कि आप क्या होंगे, आप एक तो यूएसए के आप नागरिक हैं, और उसके अलावा क्या होंगे, उसके अलावा आप वहां पे किसी एक राज्य के नागरिक होंगे, और उस नागरिक के होने के कारण भी क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले हुए रहेंगे। भारत में वैसा नहीं है। भारत में सभी लोगों को अधिकार देने का काम कौन करता है, तो भारत में सभी लोगों को अधिकार देने का काम भारत की संविधान सभा कर, मतलब भारत की संविधान करती है। यहां पे क्या, यूएसए में अगर आप यूएसए के नागरिक हैं तो एक तो आपको यूएसए का मिला, उसके अलावा अगर मान के चलते हैं आप टेक्सास से हैं, है ना, तो आपको टेक्सास का भी नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका अलग अलग वहां पे फॉर्म ऑफ, ये क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप है, जहां पे यूएसए में है। आपका भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जिसमें कि आपको पता है सभी लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो ये क्या है, ये आपका सिंगल सिटीजनशिप भी हम लोग कहां से लिए, यूके से लिए हैं। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद के पास में कुछ विशेष अधिकार होंगे कि भाई वो कानून बनाने का अधिकार उनके पास में होगा, है ना। तो ये कुछ विशेष अधिकार होंगे, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के। ठीक है, उम्मीद है यूके ध्यान में रहेगा। यूके में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कौन कौन सा चीज है, संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का निर्माण कैसे किया जाए, विधि का शासन होगा। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मंत्रिमंडल का प्रणाली, है ना, कैबिनेट का जो सिस्टम होता है वो। उसके अलावा एकल नागरिकता की भाई जितने भी लोग होंगे सब एक ही देश के नागरिक कहलाएंगे, वो किसी अन्य देश, मतलब किसी एक राज्य के नागरिक नहीं कहलाएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिए, हम लोग यूके से लिए हैं। उसके बाद आपको मिलता है कहां पे, आपको मिलता है यूएसए, है ना। अब यूएसए से हम लोग क्या क्या चीज लिए, यूएसए से एक तो सबसे पहले लिए हम लोग लिखित संविधान। लिखित संविधान की भाई जो भी चीज होगा वो लिखा हुआ रहेगा। यूके में जो है वो लिखित संविधान नहीं है, यहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूएसए में क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी से हम लोग क्या लिए, रिटन के लिए हैं, जितना भी चीजें हम लोग लिख के रखते हैं जिससे हम लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ चीज है इसको इंटरप्रेट करने का, कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो क्या कहना चाहता है, ये काम किसको दिया गया है, तो ये काम दिया गया है आपका सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार भी हम लोग कहां से लिए, फंडामेंटल राइट भी हम लोग कहां से लिए हैं, तो आपका ये लिए हैं हम लोग कहां से, यूएसए से लिए हैं। उसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका से रिलेटेड जितना भी चीज होगा, जुडिशियरी से रिलेटेड जितना भी चीज होगा, ये हम लोग कहां से लिए, ये हम लोग सबका सब हम लोग कहां से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कि भाई एक होगा आपका कानून बनाने वाला, एक है आपका लेजिस्लेचर जो क्या करता है, कानून बनाता है ना, जो कि कानून को बनाता है, जो कानून बनाने काम करता है। एक है आपका एग्जीक्यूटिव जो कि बना हुआ कानून को क्या करता है, ये जो बना हुआ कानून है इसको क्या करता है, इसको
लागू कराने का काम करता है, ठीक है। और एक है आपका जुडिशरी। जुडिशरी सिंपल सा काम क्या करता है कि ये जो कानून बना है ये कहीं गलत तो नहीं है, कुछ गलत चीजें तो नहीं कर रही, ये जो कानून है ये मेरा जो संविधान सभा है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का चीजों को देखने का काम किसको दिया गया, जुडिशरी को काम दिया गया। तो ये क्या करता है, एक वॉच की तरीके से काम करता है, ठीक है, कि भाई ये क्या करे, ये देखने का केवल काम करे, ये ठीक तरीके से हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये जो कानून का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या ये सही है गलत है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज कौन देखता है, तो मेरा जुडिशरी का देखने का काम है। ये जो जुडिशरी है ये क्या होना चाहिए, ये एक प्रकार से ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये स्वतंत्र होगा, मान के चलते अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा, तो हो सकता है कि कल को मेरा जो सरकार है, सरकार क्या करे, सरकार कोई बहुत खराब कोई कानून लेके आ जाए, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर ये सरकार के अंदर में रहेगा तो क्या होगा, ये सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे गलत भी हो सकता है, गलती भी बहुत सारा चीज हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया, इसको आपका जुडिशरी को क्या किया गया है, जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया है। तो अगर पूछा जाए कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहां से हम लोग लिए हैं, तो ये भी हम लोग कहां से लिए हैं, ये हम लोग यूएसए से लिए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, ठीक है, आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कोई चीज अगर हुआ है, कोई चीज अगर कानून बना है, क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि भाई ये जो कोई भी कानून बना है क्या ये सही है नहीं है, ये सब चीज देखने काम कौन करता है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, जुडिशरी करता है, ठीक है। और ये भी चीज हम लोग वहीं से लिए हैं। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन राष्ट्रपति, मतलब एक प्रकार से जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति कभी भी क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग यूके का बात करें तो यूके में क्या होता है, यूके में जो राजा है ना, जो क्राउन है, इसी का बेटा क्या बनेगा, इसी का बेटा दोबारा क्राउन बनेगा, दोबारा उसके पास में शक्ति आएगी। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये एक रिपब्लिक देश है। रिपब्लिक देश का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक और हम लोग में गणतंत्रात्मक देश। गणतंत्रात्मक देश का मतलब क्या होता है कि ऐसा जिसमें कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो सबसे ऊपर वाला जो व्यक्ति है, उसका क्या होगा, उसका चुनाव किया जाएगा, वो चुना जाएगा। भारत में क्या है, भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो वो जो है वो क्या हेरिडेटरी गई है, नहीं, उनको क्या किया गया, वो इलेक्शन के थ्रू गई है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका चुनाव किया गया है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट जिसका चुनाव होगा, ये भी हम लोग कहां से लिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग यूएसए से लिए हैं। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जजों के ऊपर में महाभियोग। महाभियोग मतलब कि इनको कैसे हटाया जाएगा। मान के चलते कल को राष्ट्रपति कुछ गलत काम कर दे या उपराष्ट्रपति कुछ गलत काम कर दे, या फिर मेरा कोई भी जो जज है वो कभी क्या बोलते करप्शन में या कोई अन्य चीजों में इन्वॉल्व रहे, तो उसको हटाना भी तो चाहे ना हमको। तो ये हटाने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं इंपीचमेंट। इसको क्या बोला जाता है, इसको महाभियोग या इंपीचमेंट बोला जाता है। और ये जो इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, इसको भी हम लोग कहां से लिए, इसको हम लोग यूएसए से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक मिलता है वित्तीय आपात, है ना। वित्तीय आपात आपको ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, तो मान के चलते हैं भारत में कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जब भारत का जो कोष है, भारत में जो क्या बोलते हैं फंड है, वो एकदम कम हो जाए। अब भारत में अगर पैसा की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, भारत में क्या बोलते हैं उस समय पे भारत वित्तीय आपात लगा सकता है। वित्तीय आपात, इसके लिए जो आपात है उसके लिए टोटल 3 आर्टिकल है, ठीक है, टोटल 3 आर्टिकल है। कौन कौन सा आर्टिकल है, एक है 352, उसके बाद 4 ऐड कर दीजिए 356, और उसके बाद है 360। तो ये जो 360 है ये किस चीज का बात करता है, ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। हमारे साथ में अच्छा चीज ये है कि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, भारत को कभी भी इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि कभी ना ही पड़े, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हम लोग कहां से लिए हैं, तो वो हम लोग यूएसए से लिए हैं। अगर आपसे पूछे कि इमरजेंसी हम लोग कहां से लिए हैं, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ये हम लोग कहां से लिए, तो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो हम लोग लिए हैं फ्रांस से, ठीक है। ये थोड़ा सॉरी फ्रांस नहीं, क्यों फ्रांस बोल रहे हैं, हम लोग ध्यान रखना है जर्मनी से लिए हैं, ठीक है, जर्मनी से लिए, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज लिए, आपका यूएसए से क्या क्या चीज लिए, एक तो लिखित संविधान लिए हैं, उसके अलावा हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं,
उसके अलावा क्या लिए हैं हम लोग, स्वतंत्र न्यायपालिका वाला जितना चीज है, मेरा जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन वाला जो चीज है वो हम लोग यहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, या फिर इसको अपने पद से कैसे हटाया जाएगा, कैसे महाभियोग किया जाएगा, ये सब भी चीज है। उसके अलावा वित्तीय आपात जो है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको मिलता है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोग क्या लिए, आयरलैंड से लिए हम लोग डीपीएसपी लिए। हम लोग देखेंगे कि आखिर डीपीएसपी होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, पर आप ध्यान रखें कि डीपीएसपी हम लोग यहीं से लिए हैं। उसके अलावा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, एक अगर से आपसे पूछे कि निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, है ना, कि निर्वाचित राष्ट्रपति हम लोग कहां से लिए, तो यूएसए से लिए हैं, लेकिन इस राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, कैसे हम लोग इसको, इसका इलेक्शन कैसे होगा, ये हम लोग कहां से लिए, ये जो क्या बोलते राष्ट्रपति का जो चुनने का जो पद्धति है, ये हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। उसके अलावा क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से लोगों को चुना जाना। आपको पता होगा कि लगभग 250 मेंबर किसमें है, राज्यसभा में है। इन 250 में से आपको ध्यान रखना लगभग 4 मेंबर क्या होते हैं, चार नहीं लगभग 12 मेंबर, 12 मेंबर को क्या किया जाता है, इन 12 मेंबर को चुना जाता है, किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको चुना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये चुना गया जाने वाला चीज भी जो है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत बार फरहान अख्तर जो हैं या फिर सचिन तेंदुलकर जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो राज्यसभा में है। तो वो कैसे होता है, वो इसी के थ्रू होता है कि उनको चुन के भेजते हैं। मान के चलते हैं कभी अगर फिल्म से रिलेटेड कोई कानून बनाना है और कोई फिल्म का व्यक्ति वहां पे होगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है ना कानून बनाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट क्षेत्र से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से किसी व्यक्ति को हम लोग जो अच्छा काम कर रहा है उसको वहां भेजते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है कनाडा, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड ध्यान में रहेगा। आयरलैंड से क्या क्या लिए, एक तो डीपीएसपी लिए हैं, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन किया जाए वो लिए हैं। उसके अलावा आपका जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, वो राज्यसभा में लोगों को भेजता है, जो बेस्ट व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कला से, खेल से, अन्य चीजों से जो होते हैं उनको भेजते हैं। ये भी हम लोग कहां से लिए हैं, तो ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके अलावा आपको कनाडा मिलता है। कनाडा में क्या है, कनाडा में आपका संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, जिसमें फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल सिस्टम मतलब कि भाई एक होगा केंद्र और उसके अंडर में होंगे स्टेट, ठीक है। ये हम लोग कहां से लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं कनाडा से। और हम लोग क्या किए, इसको सेंटर को क्या किए, इसको हम लोग स्ट्रांग बनाए, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग स्ट्रांग बनाए। हम लोग को पता है ना कि भाई केंद्र ज्यादा मजबूत है या राज्य ज्यादा मजबूत है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे केंद्र ज्यादा मजबूत है। तो ये केंद्र को मजबूत बनाने का चीज हम लोग कहां से लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं हमारा कनाडा से, ठीक है। तो कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, फेडरल सिस्टम या फिर संघीय व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहां से लिया गया है। उसके बाद अपशिष्ट शक्ति। अब अपशिष्ट शक्ति क्या होता है, हम लोग देखें कि सेंटर को क्या किया गया, इसको स्ट्रांग बनाया गया, इसको स्ट्रांग बनाया गया। अब ये स्ट्रांग कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की सूची है ना। हमारा जो 7वां जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, ठीक है। हम लोग आपको बात किए थे टोटल कितने शेड्यूल हैं। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय पे 8 शेड्यूल थे। अभी टोटल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। इसमें से जो 7वां शेड्यूल है, 7वां जो अनुसूची है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा जो व्यक्ति है वो किस चीज के ऊपर में कानून बनाएगा। तो एक आपको मिलता है यहाँ पे सेंटर लिस्ट मिलता है। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब ये तीनों क्या क्या चीज है भाई, तो सेंट्रल लिस्ट में वैसा चीज है जो कि पूरे देश से रिलेटेड है। जैसे मान के चलते हैं भारत का डिफेंस, ठीक है, या फिर भारत का मान के चलते हैं संचार, या फिर मान के चलते हैं भारत का करेंसी, मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब रिलेटेड जो पूरे देश से जो संबंधित है, वो सब चीजों के ऊपर में अगर हमको कानून बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, वो सेंटर बनाने का काम करेगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं राज्यों से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, जो लैंड वाला जो कर है ना, जो भूमि से संबंधित जो कर होता है, या फिर पंचायत को कितना हमको पावर देना है, वो सब जो चीज है, वो सब चीज किस में आता है, तो वो सब चीज आपका स्टेट लिस्ट में आता है। चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, पानी से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, वो सब चीज। या फिर अगर फिर यहां पे कौन बनाएगा, तो यहां पे कानून बनाएगा आपका स्टेट बनाएगा। उसके अलावा आपको मिलता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या, जिसमें कि क्या बोलते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे यहां पे आपको मिलता है एक एजुकेशन, है ना, एजुकेशन आपको मिलता है। एजुकेशन के ऊपर में भारत सरकार भी कानून बना सकती है और आपकी राज्य सरकार के ऊपर भी कानून बना सकती है। तो उस प्रकार का चीज जिसमें दोनों कानून बनाएगा, ये आपका कहलाता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक आपको यहां पे मिलता है रेसिड्यूरी लिस्ट।
रेसिड्यूरी लिस्ट क्या है? रेसिड्यूरी लिस्ट वैसा लिस्ट जिसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं है। जैसे जब संविधान बना था उस समय पे क्या साइबर क्राइम के बारे में क्या बोलते कोई लिस्ट होगा वहां पे? साइबर क्राइम के बारे में कानून कौन बनाएगा? क्या इस उस समय पे वहां पे मेंशन होगा? तो आपको पता चलेगा सर उस समय पे साइबर क्राइम तो था ही नहीं, तो उस समय पे भारत के संविधान निर्माताओं ने इसका तो मेंशन किया ही नहीं होगा। तो अगर मान के चलते कोई ऐसा नया चीज समस्या आ जाए जिसके ऊपर में कानून बनाने की आवश्यकता है लेकिन वो इन तीनों में से कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो वहां पे कानून कौन बनाएगा? तो वहां पे कानून बनाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका रेसिड्यूरी लिस्ट, जिसको आपको बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियां या फिर अपशिष्ट सूची, और इसके ऊपर कानून आपका बनाएगा सेंटर। कानून यहाँ पे कौन बनाएगा? तो आपका सेंटर यहाँ पे कानून बनाने का काम करेगा। तो ये अपशिष्ट चीजों के ऊपर में सेंटर कानून बनाएगा। ये भी हम लोग कहां से लिए हैं? तो ये भी हम लोग लिए हैं आपका कनाडा से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखने का काम करेगा। तो कनाडा से क्या क्या लिए हैं? तो संघ मजबूत होगा और अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसके पास होंगी? तो वो केंद्र सरकार के पास में होंगी। उसके बाद आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में कैसा संबंध होगा, जो राज्य और केंद्र के बीच में जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो कैसे डिवाइडेड होंगी, और समवर्ती सूची जो हम लोग देखें ना आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा लिस्ट जिसके ऊपर में क्या बोलते हैं आपका सेंटर भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो वैसा लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी हम लोग कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मान के चलते हैं कभी भी कि राज्यसभा और आपका लोकसभा, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस आ जाए कि भाई मान के चलते हैं लोकसभा कोई कानून बना के भेज रही है और राज्यसभा उसको पास ही नहीं होने दे रही है, या फिर राज्यसभा कोई कानून बना रही है और उसको लोकसभा पास ही नहीं होने दे रही है, तो क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है यहां पे होता है एक ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग होता है, इसका आर्टिकल है 108, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है? एक ज्वाइंट सिटिंग कराया जाता है जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर साथ में बैठते हैं, और यहां पे क्या होता है? यहां पे दोबारा उस चीज को लागू किया जाता है, दोबारा वो कानून लाया जाता है, और वहां पे उन सभी के मौजूदगी में क्या होता है? उस कानून को पास कराने का कोशिश किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं कि संयुक्त बैठक, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ज्वाइंट सिटिंग, ये भी हम लोग वहां से लिए हैं। जो शक्तियों का जो आपका बंटवारा है वो भी हम लोग कहां से लिए हैं? तो वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और आपका एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे जगह व्यक्ति जाके काम कर सकता है, जाके रह सकता है, जाके व्यापार कर सकता है, ये सब भी यहां से लिए। जैसे अगर मान के चलते हैं झारखंड से हैं हम और हमको मन करे कि भाई हम जाके क्या बोलते हैं केरल में हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं। ये हम कहां से लिए हैं? ये हम लिए हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जर्मनी, देखिए जर्मनी आपको ध्यान में रखना है। ये जर्मनी से हम लोग क्या लिए? जर्मनी से हम आपको बताए थे हमारा जितना भी इमरजेंसी वाला चीज है, अभी आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये हम कहां से लिए? ये हम लिए हैं यूएसए से। लेकिन भारत में इमरजेंसी कब लगता है? भारत में इमरजेंसी के लिए हम आपको कौन सा आर्टिकल बनाया? 352, 356 एंड 360, है ना। ये जो 3 प्रकार के जो आर्टिकल है कि मान के चलते हैं कहीं से भारत के ऊपर में कोई बाहर से कोई देश जो है वो आक्रमण कर दे, तो क्या होगा? भारत में आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपातकाल वाला चीज है ये हम कहां से लिए? ये हम लोग जर्मनी से लिए। जर्मनी से ऐसा याद रख सकते हैं कि जर्मनी से कौन सा व्यक्ति आता है? जर्मनी से आपको पता होगा कि हिटलर नाम का व्यक्ति आता है ना। और हिटलर मतलब इमरजेंसी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जर्मनी से हम लोग क्या लिए? जर्मनी से हम लोग क्या लिए हैं? तो आपका इमरजेंसी वाला जितना भी प्रोविजन है वो हम लोग वहां से लिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वित्तीय इमरजेंसी हम लोग कहां से लिए, जो कि आपका आर्टिकल 360 में, तो आप बताइएगा कि इसका क्या है? इसका है आपका यूएसए, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फ्रांस से क्या चीज लिए हैं? फ्रांस से हम लोग लिए हैं क्या? फ्रांस से हम लोग लिए हैं कि भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। आपको पता होगा, अब हम लोग सबको बचपन में पढ़े हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, है ना। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़े हैं लगभग क्या बोलते हैं लगभग 1700 के एंड के आसपास में। तो आपको ध्यान में होगा कि इस दौरान में वहां पे क्या होता है? वहां पे एक नारा दिया जाता है, और उस नारा में 3 शब्द का प्रयोग था जो कि आपको मिलता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता। और ये 3 शब्दों को ही हम लोग क्या किए? इन 3 शब्दों को हम लोग अपने संविधान में डाले हैं। कहां से? तो आपका फ्रांस से मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मौलिक हम लोग कर्तव्य, है ना। मौलिक अधिकार आपसे पूछे कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपका लिया गया है फ्रांस से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो वो हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं। यूएसएसआर वही देश जो कि 1991 में टूट जाता है 15 भागों में, और जिससे रशिया बनता है ना। तो वो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये आपका संविधान में संशोधन कहां से लिया गया है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ये कुछ चीजें हैं, जितना हम बताए हैं उतना आप याद रखिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भारत के संविधान का स्रोत का हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यूके से हम लोग क्या क्या चीज लिए, यूके से हम लोग संसदीय शासन प्रणाली लिए हैं, कानून का कैसे निर्माण किया जाएगा वो हम लोग लिए हैं, आपका मंत्रिमंडल प्रणाली है, यहां से हम लोग एकल नागरिकता लिए हैं, यहां से हम लोग संसदीय विशेष अधिकार हम लोग यहां से लिए हैं, है ना। उसके अलावा आपको मिलता है अमेरिका, अमेरिका से हम लोग लिए हैं लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र आपका न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन यहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, है ना, जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये हम लोग कहां से लिए, ये हम लोग आयरलैंड से लिए, लेकिन एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, है ना, कि वहां पे एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये हम लोग लिए हैं यूएसए से। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इन जो राष्ट्रपति है, ये जो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति है, या फिर हम लोग देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है, इन सभी को हटाया कैसे जाएगा, ये हम लोग कहां से लिए हैं, तो ये भी हम लोग लिए हैं आपका अमेरिका से। उसके अलावा हम लोग वित्तीय आपातकाल का भी चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम लोग वहीं से लिए हैं। उसके अलावा आपको मिलता है आयरलैंड, आयरलैंड से डीपीएसपी। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति द्वारा जो होगा कला, विज्ञान या फिर आपका संस्कृति वगैरह सबसे क्षेत्र से क्या होगा 12 लोगों को भेजा जाता है, वो चीज। कनाडा से हम लोग लिए हैं संसद क्या बोलते हैं जो संघ होगा वो मजबूत होगा, और आपका जो अपशिष्ट शक्ति जिसको हम लोग रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं वो किसके पास रहेगा, तो वो आपका केंद्र के पास रहेगा, ये भी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का आपका बंटवारा, संयुक्त बैठक जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। और उसके अलावा आप व्यापार क्या बोलते हैं वाणिज्य के लिए एक जगह से या फिर रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये सब भी चीज। तो ये कुछ चीजें थी जिसको कि हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, टोटल पार्ट्स हैं ये, इतना आपको ध्यान में नहीं रखना। टोटल पार्ट्स केवल अगर आपसे पूछे कि टोटल भारत के संविधान में कितने पार्ट्स हैं, तो आप इसको बताइएगा टोटल पार्ट्स 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, टोटल पार्ट्स अगर पूछे तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 22 हैं। अगर आपसे पूछे टोटल शेड्यूल कितने हैं, तो टोटल शेड्यूल 12 है। पहले कितने थे, तो पहले थे 8। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, तो लगभग हम लोग देखते हैं 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, लगभग अभी बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे 395 के आसपास वाला जो भी आपको मिलेगा आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके भारत का जब आपको संविधान पढ़ना है तो उसमें आपको 3 चीजों को मेनली पढ़ना है। ठीक है, टोटल उसमें 3 चीजों को आपको पढ़ना है भारत के संविधान में। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, तो एक तो आपको क्या पढ़ना है, एक नहीं 3 चीजें नहीं, मेनली हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को एक तो पढ़ना है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है क्या, उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है डीपीएसपी। ये 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 2 चीजों को हम लोग को मेनली यहाँ पे पढ़ना है, जो कि आपको पता होगा कि फंडामेंटल जो राइट है वो आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, और उसके बाद यहाँ पे 36 से लेके 51 तक क्या है, 36 से लेके 51 तक आपको मिलता है डीपीएसपी। ठीक है, तो ये 2 चीजों को हम लोग को मेनली पढ़ना है। लेकिन ऐसे अगर हम आप लोग ध्यान रखिएगा तो हम लोग 4 चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 1। पार्ट क्या है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में किस चीज का बात किया गया, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि आपका पार्ट 1 में जो भारत का जो संविधान है उसका जो पार्ट 1 है उसका जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल जो 4 तक का जो आर्टिकल है वो किस चीज का बात करता है, तो वो बात करता है भारत के राज्य का या फिर भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत के बारे में। ठीक है, भारत दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, है ना, उस चीज के बारे में बात करता है कि भारत में कौन कौन सा चीज होगा, भारत में कितने राज्य होंगे, भारत में अगर किसी नए राज्य को जोड़ना होगा तो कौन कौन सी चीजों को ऐड मतलब कैसे उन नई राज्यों को जोड़ा जा सकता है, नए आपको राज्यों को अगर 3-4 भागों में अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जा सकता है, उसका क्या प्रक्रिया होगा। जैसे झारखंड जैसा राज्य अगर बना तो उसका क्या प्रक्रिया क्या है, बनने का प्रक्रिया क्या है, उसका कभी नाम बदलना हो उसका प्रक्रिया क्या है। तो ये सब कहां पे है, ये सब आर्टिकल 1 से लेके 4 के ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको मिलता है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। यहां पे क्या बात किया जाता है, यहां पे आपसे नागरिकता की बात की जाती है। ठीक है, यहां पे आपसे सिटीजनशिप की बात की जा रही है कि भाई भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन कैसे बन सकता है। तो इसमें केवल आपको यह ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 1 से 4 जो है वो भारत के
राज्य के बारे में बात करता है, कैसे कौन राज्य बनेगा, उन सभी चीजों के बारे में बात करता है। उसके बाद 5 से लेके 11 तक किस चीज का बात कर रहा है, भारत के नागरिकता के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 12 से लेके 35 के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। और है आपका उसके बाद में आर्टिकल 36 से लेके 51 जो बात करता है किस चीज का, आपका बात करता है डीपीएसपी का, ठीक है। तो ये हम लोग इस चीज सभी चीजों के बारे में हम लोग अब कल के क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको जो जो आर्टिकल बोलेंगे केवल वो याद रखिएगा, बस आपको जैसे यहाँ पे आर्टिकल 1 से लेके 4 किस चीज का बात करता है, तो भारत का जो संघ है और उसका जो अन्य जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो संघ और उसका जो क्षेत्र है उस चीज के बारे में बात कौन करता है, तो आर्टिकल 1 से लेके 4, बस इतना बस ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा 5 से लेके 11 किस चीज का बात करता है, तो 5 से लेके 11 सिंपल सा बात करता है आपका नागरिकता का, है ना, यहाँ होगा, हाँ ये रहा। 5 से लेके 11 तक किस चीज का बात करता है, तो नागरिकता का बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको याद नहीं रखना है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसके अंदर आपको याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप अगर आपसे पूछे सिंगल सिटीजनशिप हम लोग कहां से लिए हैं, तो क्या बताइएगा आप लोग, सिंगल सिटीजनशिप हम लोग लिए हैं कहां से, हम लोग लिए हैं यूके से, है ना, यूके से हम लोग सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे मौलिक अधिकार, इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस में इसको थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार कौन कौन सा है ना, मौलिक अधिकार में कौन कौन सा परिवर्तन किया गया है। इस मौलिक अधिकार के अलावा आपको फिर मिलता है डीपीएसपी, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये डीपीएसपी होता क्या है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये डीपीएसपी है क्या, तो सिंपल सा चीज ये है कि आप जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से मेनली ज्यादातर लोग आते हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं घर बना रहे हैं तो हम लोग प्लान तो पहले कर लेते हैं, है ना, कि अच्छा यहाँ पे ना ये कलर लगेगा, यहाँ पे ऐसा टाइल्स लगेगा, यहाँ पे ये चीज हम ऐड करवाएंगे, यहाँ पे सोफा रहेगा, यहाँ पे ये चीज रहेगा, वो चीज रहेगा, सब चीज ऐड कर लेते हैं। लेकिन एज अ मिडिल क्लास बॉर्न, है ना, हम लोग मिडिल क्लास जन्म लेने के कारण हमारे पास में बहुत सारे संसाधन की कमी होती है। वो जो संसाधन की कमी है आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके कारण हम क्या करते हैं, हम ये चीज ऐड कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है हम यहाँ पे टाइल्स तो लगाएंगे ऐसा, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम इसको बाद में लगाएंगे, है ना, जब भी मेरे पास में पैसा हो जाएगा, जब ऐसा कंडीशन होगा कि अच्छा लगाया जा सकता है तो हम लगा लेंगे। उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं को भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो कि उस समय पे लागू नहीं की जा सकती थी, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने बोला कि भाई जब भी एक अच्छा समय आए, जब आपको लगे कि हाँ ये समय अच्छा है, उस समय पे आप लोग इन सभी चीजों को आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये क्या, ये वे सभी चीजें जो कि भारतीय संविधान में ऐसी चीजें जो कि ऐड नहीं की गई, लेकिन उसको बोला गया कि भाई आप क्या करिएगा, भारत के जो स्टेट है ना, भारत का जो स्टेट मतलब कि भारत में जो सरकार है उसको बोला गया कि भाई आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इस कदम में मतलब इस ओर काम करिएगा कि इसके अंदर में जो जो चीज लिखा गया है वो चीज क्या हो जाए, वो चीज लागू हो। जैसे कि इसी में आपको मिलता है यूसीसी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें मिलता है, इसी में आपको गौ हत्या के ऊपर में बैन मिलता है, इसी में आपको पंचायत मिलता है, इसी में आपको लड़का और लड़की के बीच में जो क्या बोलते हैं पैसा से रिलेटेड जो भेदभाव है कि भाई एक क्या बोलते हैं रेजा जो काम करेगी उसको कम पैसा मिलेगा, एक कूली काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये सब चीज को हटाने वाला जो चीज है, ये सब चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि डीपीएसपी मेनली वैसा चीज है जो कि भारत के संविधान बनने के समय में लागू नहीं किया जा सका, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये क्या किया, ये निर्देश दिया किसे, तो भारत के सरकार को कि भाई आप क्या करिएगा, आप एक जब आपको सही समय लगेगा तब आप इन सभी चीजों को जो डीपीएसपी में लिखा गया है इन सभी चीजों को आप लागू करिएगा। यही है सिंपल सा डीपीएसपी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे हैं। सभी को थैंक यू।